The moon orbits Earth at an average distance of 3,82,400 kilometers. The lunar month is 29.53 days. It takes to go from one new moon to the next. अब जो मून को टाइम लगता है अर्थ के अराउंड घूमने में वो है 29.53 डेज. ठीक है, एक रेवोल्यूशन जो है वो इतने टाइम में कंप्लीट करता है. बेटा हैंड रेज नहीं करिए, मैं आपको एंड के 10 मिनट्स में टाइम दूंगी पूछने का. ओके, और डिस्टेंस कितना कवर करता है वो 3,82,400 किलोमीटर. मतलब जो ऑर्बिट का डिस्टेंस है वो 3,82,400 किलोमीटर्स है. ठीक है, अब ये फेजेस है मून के. मून के फेजेस का मतलब है कि आपको अर्थ से मून कैसा दिखाई दे रहा है. कभी वो फुल मून दिख रहा है, कभी वो क्रिसेंट शेप का दिख रहा है, कभी वो गिब्बस मून दिख रहा है. तो अगर आप इसको देखोगे क्लियरली तो आपको पता लगेगा कि जो ये व्हाइट पोर्शन है इतना मून आपको अर्थ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि सन की, अर्थ की और मून की पोजीशन ऐसी है आपस में, जिसकी वजह से आप पूरा मून जो है वो तभी देख पाते हो जब मून इस पोजीशन में होता है. ठीक है, तो और ये न्यू मून जो लिखा हुआ है ये इस टाइम पे हमें मून विजिबल ही नहीं होता. तो ड्यूरिंग द लूनर मंथ द मून गोज थ्रू ऑल इट्स फेजेस. ये सारे फेजेस के थ्रू जाता है मून. 8 फेजेस हैं ये, इनके थ्रू मून हमें इस तरीके का दिखाई देता है. सबसे पहले है न्यू मून. अब न्यू मून में क्या होगा, न्यू मून वाले दिन आपको मून दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो अर्थ के और सन के बीच में आ जाता है, तो वो हमें दिखाई ही नहीं देता है. और वो ये इस जगह पे आपको जो ये मून की पोजीशन है ये पोजीशन में दिख रहा है. ठीक है, ये पोजीशन है न्यू मून की. अमावस्या कहते हैं इसे. तो ये हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ये सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. उसके बाद आ जाता है हमारा क्रीसेंट, वैक्सिंग क्रीसेंट. अब यहाँ पर वैक्सिंग क्रीसेंट का मतलब है कि हमें मून धीरे धीरे दिखाई देने शुरू हुआ. क्रीसेंट का मतलब है कि उसकी जो शेप हमें दिखाई दे रही है वो ये वाली शेप है, ये जितना आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है. ठीक है, आपको जो मून है वो इस तरह का क्रीसेंट शेप का दिखाई दे रहा है, और इसको वैक्सिंग कहते हैं क्योंकि ये साइज में बढ़ रहा है, आपको दिखना शुरू हो गया. ठीक है, तो आफ्टर द न्यू मून द मून कंटिन्यूज इट्स जर्नी अराउंड द अर्थ, बिकमिंग विजिबल एज इट मूव्स ऑन इट्स पाथ फॉरवर्ड, बिकमिंग अ फुल मून. तो ये फुल मून बनने की तरफ जा रहा है. उसके बाद आ गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर मून. फर्स्ट क्वार्टर मून मतलब आधा मून दिखाई दे रहा है. अब इसको आप कंफ्यूज कर लोगे, क्वार्टर का मतलब तो 1/4 होता है ना, लेकिन यहाँ पर हमें आधा मून दिखाई देगा. फर्स्ट क्वार्टर, उसके टाइम पीरियड की बात हो रही है. ये फर्स्ट क्वार्टर का मतलब है कि 30 डेज के साइकिल में वो यहाँ पर आधा दिखाई दे रहा है. तो ये फर्स्ट क्वार्टर मून दिख रहा है आपको यहाँ पर. ये देखिए आधा दिखाई दे रहा है ना मून, यहाँ पर इतना मून दिखाई दे रहा है, तो ये हाफ मून है. फर्स्ट क्वार्टर मून कहते हैं इसे. ओके, उसके बाद आ जाता है गिब्बस, वैक्सिंग गिब्बस. क्योंकि ये साइज में बढ़ रहा है इसलिए वैक्सिंग टर्म यूज हो रहा है. और गिब्बस मतलब कि ऑलमोस्ट सारा मून दिख रहा है, थोड़ा सा पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा. ये देखिए गिब्बस, दिस इज वैक्सिंग गिब्बस. ओके, still growing as we head forward full, more than half of the moon is illuminated by the sun. Illuminated का मतलब होता है सूरज की रोशनी से जगमगाता है. ठीक है, ओके. उसके बाद फुल मून. अब क्या हुआ कि 15 दिन का साइकिल कंप्लीट हो गया. 15 दिन के बाद आपको दिखाई देता है फुल मून. फुल मून, ये देखिए ये फुल मून है, पूरा मून दिखाई देगा आपको. पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा वाले दिन फुल मून दिखाई देता है ना, तो वो ये पूर्णिमा का दिन है. अब जब फुल मून दिखाई देना शुरू हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, जो मून का साइज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा.
अब डिक्रीज को हम यूज करेंगे वेनिंग। वेनिंग मतलब साइज में कम होना। तो सबसे पहले होएगा वेनिंग गिब्बस, मतलब हाफ से ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वेनिंग इसलिए है क्योंकि साइज में छोटा हो गया है। उसके बाद आ गया थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर मतलब छोटा होके वो आधा हो गया है, ठीक है। उसके बाद आएगा वेनिंग क्रीसेंट, मतलब क्रीसेंट शेप का हो गया है। अब आप इधर दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें यहाँ पर ये राइट साइड वाला पोर्शन विजिबल हो रहा है क्रीसेंट में, और इसमें लेफ्ट साइड वाला हो रहा है, ठीक है। तो फुल मून क्या है? फुल मून कम्स अबाउट 15 days आफ्टर द न्यू मून, द मिड पॉइंट ऑफ साइकिल। मतलब उसको टोटल टाइम लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 30 days एक साइकिल कंप्लीट करने में। तो 15 दिन के बाद फुल मून हो जाएगा, और अगले 15 दिन के बाद न्यू मून हो जाएगा। ओके, द मून इज नाउ इन अलाइनमेंट विद अर्थ एंड सन अगेन। अब यहाँ पर वो फिर अलाइनमेंट में आ गया है, सन मून और अर्थ जो है वो एक ही लाइन में आ गए हैं, लेकिन जो मून है वो अर्थ के दूसरी तरफ आया है, ठीक है। ओके, फुल मून हो गया। उसके बाद आ गया वेनिंग गिब्बस। वेनिंग मतलब डिक्रीजिंग इन इल्यूमिनेशन एज वी हेड टुवर्ड्स द डार्कनेस ऑफ नेक्स्ट न्यू मून। मतलब कि डार्कनेस हो रही है अब इसकी, तो ये फिर से हाफ से ज्यादा रह गया है। गिब्बस इज इक्वल टू मोर देन हाफ। मोर देन हाफ जो है उसको गिब्बस कहते हैं। उसके बाद आ गया लास्ट क्वार्टर मून। लास्ट क्वार्टर मून या थर्ड क्वार्टर मून एक ही बात है, दोनों का मतलब एक है, लास्ट क्वार्टर मून या थर्ड क्वार्टर मून। तो इनका मतलब बिल्कुल सेम है। जब जो हमारा मून है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड फेज उसका फेज का जो थर्ड क्वाड्रेंट में वो आ जाएगा, तो उसको हम थर्ड क्वाड्रेंट मून कहते हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली 22.1 डेज के बाद आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा वेनिंग क्रीसेंट, ठीक है। वेनिंग क्रीसेंट मैंने आपको बताया है, द मून इज अ लिटिल स्लीवर ऑफ क्रीसेंट जस्ट एज इन फिगर, बट द इल्यूमिनेटेड पार्ट इज डिक्रीजिंग। ये देखो इल्यूमिनेटिंग पार्ट जो है वो कम हो रहा है, मतलब वो जो इतना आपको दिख रहा है उससे छोटा होता जा रहा है जो मून है, ठीक है। और क्या है, इल्यूमिनेटेड सरफेस जो है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जैसा वो वैक्सिंग क्रीसेंट में है उससे ऑपोजिट दिखेगा आपको वेनिंग क्रीसेंट में। ओके, तो ये बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये है आपका वैक्स वेनिंग क्रीसेंट और ये है आपका वैक्सिंग क्रीसेंट। दोनों में डिफरेंस देखिए कि आपको कौन सा पोर्शन इल्यूमिनेटेड दिख रहा है। ओके, उसके बाद आते हैं हम लैंडिंग ऑन मून। बेटा वो फेजेस थे, अभी हम लैंडिंग, हम एस्ट्रोनॉमर्स की बात कर रहे हैं कि लैंडिंग किसकी हुई थी। अपोलो 11 जो था वो स्पेस फ्लाइट था, स्पेस क्राफ्ट था जो गया था। अपोलो 11 था उसका नाम, जो मून पे गया था, और उसमें 2 लोग गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक पायलट था बस एल्ड्रिन, और दोनों ही वहां पर लैंड हुए थे 20 जुलाई 1969 को। टाइम था 8:17। यूनिवर्सल टाइम दिया हुआ है, यूटीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। और दोनों ही अमेरिकन थे। ओके, और नेक्स्ट है, ये देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लैंड किया था मून के ऊपर। 6 घंटे के बाद जब वो पहुंच गए थे, उसके 6 घंटे के बाद उन्होंने लैंड किया था, जुलाई 21 एट 2.56.15 यूनिवर्सल टाइम जोन। एल्ड्रिन ने उसको 19 मिनट्स के बाद ज्वाइन किया था, मतलब सबसे पहले स्टेप किसने किया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, और उन्होंने वहां पर लगभग 2 घंटे और 15 मिनट बिताए थे स्पेसक्राफ्ट के बाहर, आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट। और वहां पर उन्होंने क्या इकट्ठा किया था? 27.5 पॉन्ड्स, मतलब कि अगर आप इसको केजीज में कन्वर्ट करोगे तो ये 21.5 केजी लूनर मटेरियल इन्होंने कलेक्ट किया था, ठीक है। और वो अर्थ पे लेके आए थे इसे। ओके,
और अपोलो 11 जो था वो हमारा स्पेसक्राफ्ट था जो गया था, जो कहां से लॉन्च हुआ था, सैटर्न 5 रॉकेट, कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था ये, जो कि मेरिट आइलैंड में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। आदित्य बेटा मैं अभी बताऊंगी, अभी आपको डाउट सेशन दूंगी मैं, तब आप पूछ लेना क्वेश्चन, ओके। अभी आप पहले ये पढ़ लो। फ्लोरिडा में है ये, और ये किस दिन लॉन्च हुआ था? 16 जुलाई को लॉन्च हुआ था, 1:32 पे, 1.32 मिनट्स पे, 1 o'clock मतलब 1:30 के करीब ये यूनिवर्सल टाइम जोन के अकॉर्डिंगली लॉन्च हुआ था। और ये 5th क्रूड मिशन था इनका, ठीक है, 5th क्रूड मिशन था ये इनका, जो ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था, ओके। ये 3 लोग हैं, क्रू मेंबर्स थे जो उसके। ये देखो एस्ट्रोनॉट वॉकिंग ऑन द मून। लूनर एक्लिप्स क्या होता है? शौर्य बेटा मैं एंड के 10 मिनट्स में डाउट्स लूंगी बेटा, उससे पहले नहीं। कीप योर हैंड डाउन, आई विल आस्क यू योर डाउट्स इन द लास्ट 10 मिनट्स। यस, लूनर एक्लिप्स क्या होता है बेटा? ये सन है, ये मून है, और ये अर्थ है। जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है तो क्या होगा? जो अर्थ की शैडो है वो मून को ढक लेगी ना पूरी तरह से, तो मून जो है वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। देखो मून दिखाई देना बंद हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स, ओके। द मून मूव्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में मूव करता है, एंड एट द सेम टाइम अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, और अर्थ जो है वो सन के अराउंड ऑर्बिट करती है। समटाइम्स अर्थ मूव्स बिटवीन सन एंड मून, कई बार क्या होता है अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है, कई बार मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। और जब ऐसा होता है, जब अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के, तो अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट दैट नॉर्मली इज रिफ्लेक्टेड बाय मून, तो मून तक सनलाइट नहीं जा पाएगी, तो मून सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा? मून जो है वो दिखना बंद हो जाएगा, अर्थ की शैडो जो है वो मून पे फॉल करेगी। इंस्टेड ऑफ लाइट हिटिंग द मून सरफेस, अर्थ शैडो फॉल्स ऑन इट। दिस इज एन एक्लिप्स ऑफ द मून, अ लूनर एक्लिप्स। इसको लूनर एक्लिप्स कहते हैं, ओके। अभी मैं पूछूंगी सबसे जो मैंने पढ़ाया है। सोलर एक्लिप्स, अब क्या हुआ? मून जो है वो अर्थ के और सन के बीच में आ गया, लेकिन जो मून का साइज है वो अर्थ के साइज से छोटा है, तो जो शैडो है वो थोड़े से ही एरिया में पड़ेगी ना अर्थ के ऊपर, सारे अर्थ को तो कवर नहीं कर पाएगी, इतनी सी अर्थ को कवर कर पाएगी, तो यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा जहां पर मून की शैडो पड़ेगी। यहाँ ये मून की शैडो पड़ी तो ये अर्थ के ऊपर अंधेरा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, जब मून जो है वो अर्थ के और सन के बीच में आ जाता है। समटाइम्स व्हेन द मून ऑर्बिट्स अर्थ, इट मूव्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। When this happens, the moon blocks the light of sun from reaching earth. अर्थ के ऊपर सनलाइट नहीं आने देगा. This causes an eclipse of the sun or solar eclipse. During a solar eclipse, the moon casts shadow